हेलो हेलो स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल ज्योमेट्री के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम कंसेप्ट ऑफ सरफेस की बात करेंगे, देन लेटर फंडामेंटल फॉर्म्स ऑफ सरफेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सरफेस होता क्या है और इसको किस तरह से मैथमेटिकली लिखते हैं हम। तो ऑल ऑफ यू नो दैट सरफेस विच हैज एरिया, जिस जिस सरफेस के पास एरिया होता है, ये जिस रीजन जो, फॉर एग्जांपल sphere, plane, paper of a sheet, these all have surface. Okay, तो मैथमेटिकली किस तरह से लिखते हैं? सरफेस इज डिफाइंड एज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट whose Cartesian coordinate x, y, z are functions of two independent parameters. तो सरफेस में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और जब हमने जो हमने फिनिश करा है कंसेप्ट ऑफ कर्व्स, उसमें एक ही पैरामीटर होता था, ठीक, दैट माइट बी या u होता था या t होता था। तो कर्व में एक इंडिपेंडेंट पैरामीटर होता है और सरफेस में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, पैरामीटर होते हैं, कीप इन माइंड। सो एक्स कोऑर्डिनेट को भी इन दो फंक्शंस के फॉर्म में लिखा जाए, y को भी और z को भी। So this is called parametric or freedom equation of a surface, और u और b आपका पैरामीटर है और ये रियल वैल्यूज लेंगे, ठीक, और कोई ना कोई रीजन होगा उसके बीच में ही इनका वैल्यूज एग्जिस्ट करेगा। सो दिस इक्वेशन वन को हम एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ सरफेस भी बोलते हैं, ठीक। दो तरह की फॉर्म होती है, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट, ठीक। तो इम्प्लिसिट की बात बाद में करेंगे। तो दिस इज एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ सरफेस। अगर हम वेक्टरिकली चेक करना हो कि वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो वी मे राइट लाइक दिस, आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर इज डिपेंडिंग अपॉन यू कॉमा वी, एंड दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरफेस जो 1 और 2 है, इसको हम गॉसियन फॉर्म ऑफ सरफेस भी बोलते हैं, एंड u और v को हम बोलते हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स और सरफेस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द करंट पॉइंट ऑन द सरफेस। करंट पॉइंट में यू कैन से आर्बिट्रेरी पॉइंट्स ऑन द सरफेस। सो दिस इज अनदर फॉर्म, this is old definition of surface, you can say, that is capital F of x comma y comma z equal to 0, and this form is called implicit. Explicit में x equal to x of u comma v था, y का वैल्यू और z का वैल्यू u और p पे डिपेंड कर रहा था, और ये कंबाइंड है, इकट्ठा रिलेशन है किस किस के बीच में, x y z के बीच में। तो दिस रिलेशन इज आल्सो कॉल्ड implicit। और दूसरा नाम इसको हम यूज कर लेते हैं कई बार, कंस्ट्रेंट इक्वेशंस ऑफ द सरफेस। द पैरामीटर्स u v कैन बी एलिमिनेटेड बिटवीन द पैरामीटर इक्वेशन 1। अगर 1 से हम u v को एलिमिनेट कर दें, इसमें से अगर u v को एलिमिनेट कर दें तो तीनों से, तो वी गेट ए रिलेशन दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ u and v, and that will be of the form 3. So it means that's why it is called constraint points, क्योंकि वहां से हम दो एलिमिनेशन के बाद जो हमारे पास रिलेशन बना, उसको इक्वेशन 3 बोल रहे हैं, that's why it is known as constraints equation. और next form, one more form of a surface is called Monge's form of surface, and that is z equal to f of x comma y. And this is very useful form because if we writing z is equal to f of x comma y, तो we assuming that कि x और y जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और z इज डिपेंडिंग वेरिएबल। दैट्स व्हाई इससे एकदम पता चल जाता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं और डिपेंडेंट कौन से हैं, ठीक।
सो इफ अगर वेक्टर फॉर्म में हम r वेक्टर इज इक्वल टू x कॉमा y कॉमा z लिख रहे हैं तो वी कैन रिप्लेस दिस z by f of x कॉमा y. So this equation is also regarded as parametric equation of the surface in vector form with x and y as a parameter. Okay, so now this is the all about surface. So now one more result you can say the parametric equation of a surface are not unique. तो mean to say that एक surface की बहुत ज्यादा पैरामीट्रिक इक्वेशंस हो सकती है. मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ. जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, दो पैरामीट्रिक फॉर्म्स लिए हमने. x is equal to u, y is equal to v and z is equal to u square minus v square. और दूसरी फॉर्म x is equal to u plus v, y is equal to u minus v and z is equal to 4uv. And if we see दोनों में से अगर हम u और v को एलिमिनेट करते हैं तो सरफेस एक ही आता है, and that is x square minus y square equal to z square. And this is also, you know, this is hyperboloid. Okay, so एक सरफेस की एक से ज्यादा पैरामीट्रिक इक्वेशंस हो सकती है. तो एग्जांपल से आपने देख लिया. वन मोर थिंग दैट कि जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन होती है, sometimes the constraints equation of the surface represents more than parametric equation. जो constraint equations होती है वो कई बार हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देती है. जो इंफॉर्मेशन हमें parametric equations दे रही थी उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है. They tell us more than parametric equation. You see the example. मैंने यहाँ पे देखो parametric equation ले ली. x is equal to this x is equal to u cos hyperbolic of v and y is equal to u sin hyperbolic of v and z is equal to u square. अगर हम इस पैरामीट्रिक इक्वेशंस को देखें तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि z ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा. क्यों पॉजिटिव रहेगा? बिकॉज u और v आपके रियल नंबर रियल वैल्यूज लेते हैं तो ये ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव कभी नहीं. ठीक, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि z पार्ट जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा. लेकिन अगर इसको हम एलिमिनेट कर दें और u और v को एलिमिनेट कर दें इससे, तो व्हाट वी गेट दिस हाइपरबोलाइड आफ्टर एलिमिनेशन. और एलिमिनेशन के बाद जो हाइपरबोलाइड है दैट रिप्रेजेंटिंग द होल ऑफ द हाइपरबोलाइड. इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि z आपका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा. So this is representing whole of the hyperboloid. So now the next is class of surface. Next is class of surface. Let the parametric equation of the surface of like this. ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ले ली. और क्लास का मतलब होता है कि अगर ये जैसे हमने कर्व की क्लास ऑफ कर्व चेक किया था उसी तरह से क्लास ऑफ सरफेस, तो वो डिफरेंशियल पे डिपेंड करता है कि कितने ऑर्डर का उसका डेरिवेटिव निकलेगा. अगर हम सरफेस का मान लेते हैं कि जो क्लास है वो आर है, इट मीन दैट ये जो एफ है, जी है और ये जो एच है, इसका एक तो वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होने चाहिए, कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, और इनका आर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव्स, चाहे वो ऑब्वियसली यहाँ पे सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स ही होंगे, तो आर्थ ऑर्डर के जो डिफरेंशियल है वो एग्जिस्ट करने चाहिए, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए. देन वी से क्लास ऑफ की सरफेस इज ऑफ क्लास आर. अगर थर्ड डेरिवेटिव तो क्लास का जो क्लास ऑफ सरफेस 3 हो जाएगा, है ना, 4 होगा. सो this way we can define the class of surface. और हम in the whole book वन जो सबस्क्रिप्ट है वो हम u के लिए यूज करेंगे और v हम 2 के लिए यूज करेंगे. तो when we differentiating r with respect to u, then we can write r1 and डबल डेरिवेटिव लेंगे तो 2 1 लगाएंगे 1 1 एंड मिक्स होगा. तो 1 2 means one differentiation with respect to u and one with respect to v.
and 2 for v के लिए. So derivative of r with respect to v is 2, and 2 time करेंगे तो we have to mention 2 and mix over the 2 1. Obvious है r12 and r21 will same. Now the next is points, regular points and singularities या ordinary points. तो किसी सरफेस के ऊपर दो हो सकता है कि आपके पास रेगुलर पॉइंट्स हो और सिंगुलरिटी भी हो सकती है. तो कैसे चेक करेंगे हम सिंगुलरिटी को? तो लेट r be the position vector of point p on a surface and its equation like this. हमने इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन ली. सबसे पहले हम इसके डिफरेंशियल्स चेक करेंगे. ओके, डिफरेंशियल चेक करेंगे. तो r1 और r2 फाइंड आउट कर लिया हमने. और अगर इनके जो डेरिवेटिव क्रॉस प्रोडक्ट होगा, r the point p is called a regular point or ordinary point if the cross product of r1 cross r2 is not equal to 0. This is the definition to check whether the point is a regular point or ordinary point. So it means that जब आप ये find out कर लोगे r1 cross r2, then we put the values of the parameter u and v. u और v के पैरामीटर आपको p पॉइंट पे गिवन होंगे. जैसे उसको पुट करेंगे हम तो पता लग जाएगा कि ये पॉइंट रेगुलर है या ऑर्डिनरी है, रेगुलर है या रेगुलर नहीं है. So if it is non-zero, then it is irregular. Otherwise, if it is equal to 0 at point P, then point P is a singularity on a surface. ठीक. और दो यहाँ पे दो तरह की सिंगुलरिटीज होती हैं. One is essential singularity, another is artificial singularity. So first is essential singularity. These are the inherent singularity, that is, these singularities are due to the nature or geometrical feature of the surface, and these are independent of the choice of the parametric representations. For example, vector of the cone is essential singularity. It means that inherent मतलब जो आपका जो कर्व है उसमें ही वो एग्जिस्ट कर रही है, उसको हम पैरामीट्रिक इक्वेशन से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. और आर्टिफिशियल सिंगुलरिटी में क्या होता है कि when we take a choice of a particular parametric representation, तो उससे जो उस सरफेस के ऊपर सिंगुलरिटी आती है तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिंगुलरिटी. फॉर एग्जांपल, पोल इन द प्लेन refer to polar coordinate is example of artificial singularity. क्योंकि प्लेन में तो ऐसे अदरवाइज कोई सिंगुलरिटी नहीं होगी, लेकिन हम प्लेन में जब कहीं पे भी जब ओरिजिन हम सिलेक्ट करेंगे, प्लेन पे कहीं पे भी जब हम ओरिजिन मान लेंगे कि यहाँ पे ओरिजिन है, तो वही पॉइंट क्या बन जाएगा? सिंगुलरिटी बन जाएगा. क्यों बन जाएगा? यू सी, लेट r वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन. प्लेन में एक पॉइंट ले लिया और मैंने r को पोलर फॉर्म में लिख लिया. सो यू नो पोलर फॉर्म में प्लेन में जो पॉइंट होगा वो r cos थीटा एंड r sin थीटा. सो r और थीटा यहाँ पे पैरामीटर्स होंगे एंड z कोऑर्डिनेट ऑब्वियस 0 होगा प्लेन में. सो नाउ डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं. सो r1 का डेरिवेटिव यहाँ पे रिस्पेक्ट टू r होगा, स्मॉल r है ना, r इज ए रेडियस यू कैन से. एंड उसी तरह से r2 आपका थीटा रिस्पेक्ट टू थीटा तो डेरिवेटिव आ गया. हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो व्हाट वी गेट क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट इज r k कैप इक्वल टू 0 व्हेन r इज 0. इट मीन जब रेडियस आपका 0 होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा. इसका मतलब एट ओरिजिन r1 cross r2 equal to 0. So it means that pole in the plane is a artificial singularity. Okay. Now, so next is transformation of parameters. This is very important concept. And you see, if we take this is the equation of a surface in parametric form and u and v are parameters. So अगर हम दो और set of parameters लेते हैं, capital U and capital V, and the transformation of the form. Transformation इस तरह से, capital U is
phi of u small u comma v, and capital V is equal to psi of small u comma v. We shall allow only those transformations which transform regular points into regular points. So regular to regular, there will be a mapping between regular to regular. So if we differentiate R1, R with respect to U, then what we get? R1 का derivative with respect to U, लेकिन U is depending upon U and V, so we have to make chain rule. तो U का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल U किया तो कैपिटल U का विद रिस्पेक्ट टू U करना पड़ेगा, प्लस अब R का विद रिस्पेक्ट टू V भी करना पड़ेगा और V का विद रिस्पेक्ट टू U. ओके, अगर किसी को इसमें डाउट हो, अगर कोई प्रॉब्लम आती हो, तो आई हैव एन आइडिया कि आप ऐसे कर लो इसको. R इज डिपेंडिंग अपॉन स्मॉल u, you can say कि कैपिटल U एंड कैपिटल V, एंड कैपिटल U किस पे डिपेंड कर रहा है? स्मॉल u, और कैपिटल V भी डिपेंड कर रहा है U एंड V के ऊपर. तो जब R का डिफरेंशिएशन हमने रिस्पेक्ट टू U करना है, सो U आपके पास दो जगह पे आएगा. ठीक है, कहाँ कहाँ पे? You see R को डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू U करना है स्मॉल u, सो इट मीन दैट यहाँ पे R का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू कैपिटल U, और यहाँ पे U का कैपिटल U का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू U स्मॉल u, और एक U ये है. तो इट मीन दैट R कैपिटल R का डेरिवेटिव कैपिटल V, और कैपिटल V का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू स्मॉल u. तो डेरिवेटिव ऑफ R with respect to U will be this quantity into this plus this quantity into this. So you can see R का derivative with respect to U will be product of this into this, आ गया, plus product of this quantity and this quantity. ये okay. So कैपिटल U जो है वो phi के कैपिटल U is equal to phi of, you can write phi here, and capital V is psi, so you can write psi here. और रिस्पेक्ट टू V करेंगे तो V का ये है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे अब कैपिटल U का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू V आ जाएगा. ठीक, और यहाँ पे कैपिटल V का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू स्मॉल u. So will be this into this plus this into this. So this is the way to check it out. तो कोई डाउट है तो ये कैसे ऐसे कर सकते हैं, otherwise it is obvious. हम चेन रूल लगा रहे हैं. So finally we get R1 and R2 and we taking cross product of these two. So when we cross product, so these are the scalar quantities, these are the vector quantities. तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा? इस एक्सप्रेशन से. So curl R square over curl U and curl R square over curl U. So always A cross A equal to 0 होता है. तो इट मीन दैट इसका इसके साथ तो 0 आएगा प्रोडक्ट, फिर इसका इसके साथ प्रोडक्ट आएगा. सो दैट विल बी कर्ल R वेक्टर ओवर कर्ल U क्रॉस कर्ल R वेक्टर ओवर कर्ल V, और साथ में स्केलर एज इट इज मल्टीप्लाई में आएगी. फिर सेकेंड इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इंटू दिस, दैट विल बी कर्ल R वेक्टर ओवर कर्ल V क्रॉस कर्ल R वेक्टर ओवर कर्ल कैपिटल U. और इस एक्सप्रेशन का इसके साथ तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, बिकॉज दोनों वेक्टर सेम होंगे. तो A क्रॉस A इक्वल टू 0, मतलब कंसेप्ट क्लिक की 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे स्केलर कर्ल साई ओवर कर्ल U इंटू कर्ल साई ओवर कर्ल V. So this into this curl phi over curl V. Okay, now if we see
these two expressions will be same but order is different. तो ऑर्डर चेंज करने के लिए इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो नेगेटिव इधर निकल जाएगा, ठीक. So if we take common out, then there negative will be there. So this is nothing but it is Jacobian of phi. I think all of you know what is Jacobian. This can be write like this: curl phi का derivative with respect to u and curl phi का derivative with respect to v, और फिर curl psi का derivative with respect to u and curl psi का derivative with respect to v. अब इनका डिटर्मिनेंट लें अगर हम this into this, ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा, this into this, ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा, तो we can write Jacobian of this. तो for regular points R1 cross R2 0 नहीं होना चाहिए, so this expression not be equal to 0. तो obvious है ये वाला एक्सप्रेशन तो 0 नहीं हो सकता for regular points के लिए, तो obvious है this Jacobian never be 0. So this is the main condition, ठीक. So it means that कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने ली थी u is equal to phi of u comma v and capital V equal to psi of u comma v, with this condition is called proper transformation. तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर तभी होगी अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी, अदरवाइज दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट प्रॉपर. तो इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन से हमने क्यों कोई उसका मीनिंग ही नहीं होगा. सो प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें ये जरूर चेक करना पड़ेगा कि Jacobian should be non-zero. And geometrically we can see we have two domains. एक हमारे पास डोमेन है T और एक डोमेन बन गया D डैश. ये डोमेन UV स्मॉल u स्मॉल v का डोमेन है और ये कैपिटल U और कैपिटल V का डोमेन है, ठीक. सो इन दोनों के बीच में एक 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस जरूर, ठीक है, कि रेगुलर पॉइंट टू रेगुलर पॉइंट ही जाए, देयर विल बी 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन रेगुलर पॉइंट्स. बट जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन यूज करी है तो इट मे नॉट इट मे एग्जिस्ट नो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन देयर, क्योंकि समटाइम वी सर्चिंग फॉर की इनवर्स निकाला जाए. इनवर्स मीन टू से दैट कि जैसे u कैपिटल U को हमने u की फॉर्म में रखा है स्मॉल u और v की फॉर्म में, वी वांट कि हम कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन बनाए कि आपका जो ये वाला जो है वो कैपिटल U और कैपिटल V की फॉर्म में चला जाए, ये स्मॉल v जो है वो कुछ इस तरह से लिखा जाए. तो इट मे नॉट बी एग्जिस्ट, ठीक है. वो रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन तभी एग्जिस्ट करेगी इफ देयर विल बी ऑन टू रिलेशन, ठीक. वो डिपेंड करेगा कि आपका जो आपका डोमेन है UV वो कैपिटल U कॉमा V, वो डोमेन कैसा है, दैट डोमेन शुड बी वी हैव टू नोन दैट वो डोमेन कैसा है, उनमें जो पॉइंट्स होंगे वो हमें नोन होने चाहिए. तो बाय दिस ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन नॉट कमेंट कि इनका रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी. ओके. So one more note about this. So in a proper transformation, regular point is transferred into regular points that we discussed. So condition is that okay, this is not equal to 0 means implied and implied by curl R over curl capital U cross curl R over capital V not equal to 0. So that's all for today's lecture. Thank you.